हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके भी इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों के लिए मैथ का 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का मैं पूरे 10 प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के बीच अपलोड करूँगा जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। और मैं आप लोगों को दावा करता हूँ कि जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अपलोड करूँगा उससे 85% पूछने का चांस है, 85% प्लस क्वेश्चन पूछने का चांस है। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा सलाह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उससे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखिए आज का जो वीडियो है वो मैथ से रिलेटेड है और 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग ये भी काउंट करिएगा कि 20 में से आप लोगों को कितना क्वेश्चन याद था। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न में कौन अलग है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है 3/5, बी में है √16/√4, सी में है √2/5, इसके बाद डी में है 25/4। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखिए ये एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से यहाँ पे √16/√4 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 का 4, इसके बाद 4 का 2, तो 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 4 का वर्गमूल 2, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। इसके बाद √2/5, देखिए √2/5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है और 25/4 जो है वो परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, तो ये जो ऑप्शन सी दिख रहे हैं आप अपरिमेय का, वो सही आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो इस प्रकार से अगर रहता है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। तो देखिए किस प्रकार से इसे हम कहते हैं, तो देखिए x² - 3 दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको सोल्व करिएगा, शून्यक बराबर 0 लिखिएगा, तो आप लोगों को याद है कि अगर x² - 3 है तो उसका एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव मान होता है। कैसे, तो देखिए अगर हम x² को ऐसे लिख सकते हैं, x² - 3 को x + √3 और इंटू x - √3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए a + b इंटू a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b² होता है। अगर सिंपल तौर पर आप लोगों को जानना है तो यहाँ पे x² - 3 है तो बराबर 0 डाल दीजिएगा और x² बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 3। इसके बाद देखिए अगर x² हटेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे माइनस बैठा करके रूट डाल देना है। तो एक प्लस में √3, एक माइनस में √3, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। हम लोग जो यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो बनाते हैं उसमें दो धनात्मक पूर्णांक में निम्नलिखित में कौन से तरीका या किसे परिकलित करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि मौसा बनाने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच दिया गया है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) = x² + x + 1 मूल हो तो 1/α + 1/β का मान होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ये याद रखना है कि सबसे पहले 1/α और 1/β को सोल्व कर लेना है। तो चलिए मैं आप लोगों को सोल्व करके बता दे रहा हूँ। तो 1/α + 1/β रहे तो इसका हम अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो यहाँ पे बीटा हो जाएगा और बीटा से बीटा कट गया तो यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा + बीटा बट्टा अल्फ़ा इंटू बीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। अब देखिए अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला याद होगा। तो चलिए इस पर सोल्व करेंगे। तो देखिए अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो b के जगह पर देखिए x का गुणांक जो है वो 1 है, x का गुणांक 1 है तो -1। a x² का गुणांक कितना है, तो x² का गुणांक 1 है तो 1 - 1/1 कितना होगा, -1 होगा। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा आता है तो फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, c/a। तो c का मान कितना, तो c का जो गुणांक है वो 1 है। उसके बाद यहाँ पे a, तो x² का गुणांक जो है वो 1 है तो 1/1 अर्थात 1। तो आप लोगों को याद हो गया कि अल्फ़ा + बीटा का मान जो आया वो -1 आया और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो आया वो 1 आया। तो अल्फ़ा + बीटा बटा अल्फ़ा इंटू बीटा,
तो -1/1 डालेंगे तो क्या होगा -1। तो अर्थात ऑप्शन बी जो देख रहे हैं आप वो सही आंसर है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले संपाती लाने के लिए आप लोगों को a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के फॉर्म में आप लोगों को लाना है। तो चलिए, तो a1 का मान कितना आ गया 1, b1 का मान यहाँ पे 2, c1 का मान 7, इसके बाद a2 का मान 2, b2 का मान k, c2 का मान 14। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को करना क्या है कि a1 बट्टा तो 1/a2 2, b1/b2 तो 2/k, c1/c2 7/14 7/14। तो देखिए बच्चों, 1/2 है, इसको 7 और यहाँ पे काटेंगे 14 को तो 1/2 भी आ जाएगा लास्ट में भी। अब यहाँ पे देखिए 1/2, तो के जगह पर क्या रखें जो समीकरण संपाती हो जाए, मतलब सभी बराबर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि के जगह पर अपने मन से रखना पड़ेगा मान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे काटेंगे, अगर के 2 है यहाँ पे और यहाँ पे लाना, नीचे में 2 लाना है, तो यहाँ पे 4 रख देते हैं। क्या रख देते हैं 4, तो क्या हो जाएगा ये भी कट जाएगा, तो के मान कितना आएगा 4 आएगा। और ऐसे नहीं तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा 2 को, तो के को 1 से गुना करिएगा और 2 को 2 से गुना करिएगा तो 4 आ जाएगा। तो के बराबर 4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6ठा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + x - 2 बराबर 0 मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। प्यारे बच्चों, मैंने चौथा क्वेश्चन जिस प्रकार से बनाए हैं उसी प्रकार से आप लोगों को 6ठा क्वेश्चन दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद हो गया है चौथा क्वेश्चन में कि 1/α और 1/बीटा को अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है अल्फा प्लस बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा आता है। तो चलिए मान पुट कर देते हैं इस पर। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो -b, तो b के जगह पर यहाँ पे x का गुणांक अभी 1 है, तो 1 को माइनस से गुणा करेंगे तो -1, a का जगह पर x के जगह पर अभी 1 है तो -1। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे तो c/a, c के जगह पर अभी -2 है तो -2/a, a के जगह पर 1 है तो 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया -2 और अल्फा प्लस बीटा का -1, ठीक है। तो -1/-2 रखेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/2। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन ए जो है 1/2 वो सही आंसर है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, समीकरण निकाय a1x + b1y + c = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 अद्वितीय हल होगा। तो देखिए बच्चों, ये भी a1/a2 और b1/b2 के फॉर्म में निकालना है और अद्वितीय हल कैसे होगा। तो आप लोगों को याद होगा कि जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 रहता है तो वो अद्वितीय हल होता है। तो देखिए फॉर्म क्या है a1/a2 b1/b2, यहाँ पे ऑप्शन सी जो देख रहे हैं आप वो सही आंसर है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे ये द्विघात समीकरण, जिस समीकरण का घात जो हो वो 2 हो। तो चलिए 2 कहाँ पे है, तो देखिए पहला में आप लोगों को घात मिल रहा है 2, पावर नहीं मिल रहा है तो ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद बी में देखिए x² - bx + c, तो इसमें तो मिल रहा है, वो अभी सही कर लेते हैं। अगर इधर भी मिल जाएगा तो देखेंगे कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन बी जो है वो सही आंसर है। कैसे देखिए x को अगर इसमें गुना करेंगे तो x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, फिर यहाँ पे बराबर में x दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से x² दिया है तो x² से x² कट जाएगा तो 3 बच जाएगा, ये भी क्या एक घात वाला। उसके बाद यहाँ पे देखिए डी में दिया गया है x² + 1/x², तो देखिए x² तो 4 हो जाएगा पावर में, तो ये भी नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो द्विघात, पावर घात में अधिकतम घात जो है वो 2 है, तो इसीलिए द्विघात हो गया ऑप्शन बी। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, यदि AP के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो AP के 3 पद होंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए पहला पद 2 है और सार्वंतर क्या है 3 है, तो AP के कितना 3 पद कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को पद याद करने के लिए क्या होता है
कि A1 बट्टा अगर हम D लेते हैं तो आप लोगों का पद आ जाता है। तो देखिए कैसे, तो A1 का पहला पद क्या है 2 और D कितना है, तो सबसे पहले देखिए D है 3, सार्वंतर 3 है, तो क्या आ गया 5, तो ये दूसरा पद आ गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 5 है 5 में D जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, तो आप लोगों को 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो पहला पद 2, दूसरा पद 5, तीसरा पद 8। तो इस प्रकार से देखिए पहला पद 2, दूसरा पद 5 और तीसरा पद 8, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब होता है बट्टा भाग। ठीक है, तो आप लोग के क्षेत्रफल होता है क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये ज्ञात करें या इसका अनुपात बना रहे तो क्या करना है कि दोनों का वर्ग कर देना है। ठीक है, तो 4 का वर्ग अनुपात 9 का वर्ग। ठीक है, तो 4 का वर्ग हो गया 16, 16 और 9 का वर्ग हो गया 9×9 81, तो 16/81 जो होगा वो सही आंसर होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो 16/81 ऑप्शन बी में जो देख रहे हैं आप वो सही आंसर है। उसके बाद जो है 11 नंबर क्वेश्चन, किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, वे संख्या है। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप लोगों को ये याद रखना है कि किसी एपी के 4 संख्या है। ठीक है, जिसका योग जो है वो 40 है और उनकी पहला संख्या और चौथी संख्या का जो गुना है वो 91 है, तो वे संख्याएं क्या है सो पूछ रहा है। तो आप लोग इसे ऐसे भी देख करके काउंट कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे देखिए पहली और यहाँ पे 4 संख्याओं का योग 40 पूरा लेना है आपको, ऐसे भी 40 पूरा लीजिएगा। तो देखिए अगर हम जोड़ करके गुना करते हैं या जोड़ते हैं तो देख लीजिए कि 7 और 9 कितना आया, तो 7 9 आ गया आप लोगों का 16, 16 और 13 कितना आ गया, तो 16 और 13 आप लोगों का आ गया 6 3 इतना 6 3 9 29, 29 और 11 अगर जोड़ते हैं तो ये 40 हो जाता है योग में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91, तो पहला क्या है 7 और चौथा है 13, तो 7 और 13 को गुना करेंगे तो 13 7 91, तो ये हमारा ऑप्शन ए ही मिल रहा है, सही आंसर है। ठीक है, गुना से ही आप लोग खोज लीजिएगा कि पहली संख्या और चौथी संख्या को गुना करेंगे तो देखिए पहला 7 है और 13 को गुना किया तो 13 7 91 आ गया, पहला 6 है और 14 को गुना करेंगे तो 14 छक्के तो नहीं आएगा 91, तो इसके बाद यहाँ पे 7 है 19 है और 4 19 है तो 19 चौका तो नहीं आएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को खोज लेना है। एपी को उतना सीरियस तरीका से बनाइएगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा अपना लगाइएगा तो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। देखिए समबाहु त्रिभुज लिया है, सभी भुजा क्या हो समान वाला त्रिभुज है, सभी भुजा समान वाला त्रिभुज है। ठीक है, मान लीजिए कि ये ABC है और ये DEF है। ठीक है, तो देखिए ABC का जो एक भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, उसी प्रकार से यहाँ पे DEF का जो एक भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से दिया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि एक भुजा अगर समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है, तो सभी भुजा समान हो गया, उसी प्रकार से सभी भुजा समान हो गया। तो यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए 5 का अगर हम 5 का क्षेत्रफल करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर अगर हम कर लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 25, उसके बाद 10 का स्क्वायर करते हैं तो ये 100 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक ABC का क्षेत्रफल पहले निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ABC और है। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर हम काटते हैं तो क्या आ जाएगा 4 अनुपात यहाँ पे 25 का 1, क्योंकि 25 चौका 100 होता है। तो इस प्रकार से 4 अनुपात 1 जो है वो उसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी जो देख रहे हैं आप 4 अनुपात 1 वो सही आंसर है।
उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 4, 6 के कोटि का मान होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पे कार्तीय तल बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए, ये जो होता है वो एक्स टर्म का होता है और ये वाई का लकीर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 6 जो है वो पॉजिटिव है, इसमें कोटि पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो एक्स अक्ष यहाँ पे 6 है और वाई अक्ष 4 है, तो कोटि पूछ रहा है, तो कोटि जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो आप लोगों को जल्दी से याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो मान होगा वो टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ए के लिए 10, 8 और 10, बी के लिए 4, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, बिंदु ए के लिए और बी के लिए, ठीक है, ए और बी ले लिए, ठीक है। तो ए के लिए जो है वो 8 है और 10 है, बी के लिए 4 है और 6 है। तो देखिए, मिला ये बीच वाले जो मिला पॉइंट, जो मिड पॉइंट ये पूछ रहा है, मध्य बिंदु पूछ रहा है, मिड पॉइंट, तो उसका मान कितना होगा? तो मान लीजिए पी है, ठीक है। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक्स वाले मान को एक्स से जोड़ देना है, वाई वाले मान को वाई से जोड़ देना है और दूसरे भाग दे देना है। तो चलिए, एक्स का मान 8 है और फिर एक्स का मान यहाँ पे 4 है, दोनों को जोड़ दिए, 2 से भाग दे देंगे क्योंकि बीच वाला है तो 2 पार्ट में करेंगे। उसके बाद यहाँ पे y का मान एगो 10 है और y का मान 6 है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 6 आएगा। उसके बाद 10 और 8, 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16, 16 में हम अगर 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा। तो देखिए, 6 और 8 हमारा आंसर आ रहा है। तो 6 और 8 कहाँ पे है देख लेते हैं। तो 6, 8 जो है वो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे तरह से याद रख लीजिए क्योंकि ये पूछ सकता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है, और देखिए जैसे यहाँ पर दिया है साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पाई देख करके घबराना नहीं है, आप लोग 10th में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि देखिए, पाई जो होता है ना, वो पाई का मान आप लोगों को याद रखना है 180 डिग्री। अगर 180 है और बाय 4 है, ठीक है, तो पाई बाय 4 है तो 180 बट्टा अगर 4 हुआ तो काटेंगे तो कितना होगा? 4 चौका 16, इसके बाद 2 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी पाई बाय 4 का मान जो होगा वो 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो सभी का 45 होगा, ऐसा नहीं कि एक का, तो सभी का 45 होगा। तो आप लोगों को याद है साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, और माइनस कॉस 45 का मान भी 1/√2 ही होता है। तो ये आप लोगों को √2 से √2, 1/√2 से √2 कट गया तो बचा 0। तो जीरो किस में है? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बी, तो बी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वो हाइट एंड डिस्टेंस का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से जरूर देखिएगा। 2 स्तंभों जो 20 मीटर और 16 मीटर ऊंचे हैं के शिखरों को एक तार से जोड़ दिया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई है। तो प्यारे बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से इसे बनाने की कोशिश करिए। सबसे पहले 2 स्तंभ ले लीजिए, एक 20 मीटर का है तो 20 मीटर बड़ा वाला होगा, ये 20 मीटर हो गया, ठीक है। इसके बाद 14 मीटर, तो इससे थोड़ा छोटा होगा 14 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि शिखर 20 के शिखर और यहाँ पे इसका शिखर 14 वाला का शिखर, दोनों को एक तार से जोड़ दिया गया, मैं जोड़ दिया एक तार से, ठीक है। अगर जोड़ता है तो क्षैतिज के साथ जो है ना, झुकावटी के साथ जो है वो कोण 30 डिग्री का बनाता है। अब पूछ रहा है कि वो जो तार है ना, ये तार की लंबाई कितना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर यहाँ तक के 14 है तो इसको इससे मिलाएंगे शिखर से शिखर को, तो यहाँ आएगा बीच में, तो 20 है तो ये पार्ट जो है वो 14 हो जाएगा। तो 20 में से अगर 14 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। अब ये तार की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, आप लोगों को यहाँ पे लंब दे दिया गया है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में आता है? तो साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए। तो देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण।
तो P/H आता है, ठीक है। तो लंब बट्टा कर्ण आ गया। तो लंब कितना, तो लंब आप लोगों को यहाँ पे देखिए साइन थीटा, साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लंब का मान आप लोगों का आ गया 6। उसके बाद कर्ण का मान जो है वो h है, कुछ भी नहीं है तो h है, ठीक है। तो देखिए 1/2 बराबर 6/h, तो 1/2 बराबर 6/h। तो h को इससे दोनों का कोना कोनी गुना, तो h बराबर 12 मीटर। तो 12 मीटर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन डी वो सही आंसर है, 12 मीटर। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है, और दोनों तरफ बाह्य बिंदु से खींची गई रेखा, ठीक है। तो एक बिंदु ले लेते हैं और इससे जो है स्पर्श कराते हैं, रेखा को खींचते हैं, ठीक है। ये दोनों को खींच दिए, स्पर्श करा दिए इसमें, तो स्पर्श करा दिए, तो रेखाओं का कौन सा संबंध होता है, तो यह समान, असमान, दुगुना। इसके बाद ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि जो भी यहाँ पे बाह्य बिंदु से खींची गई रेखा जो होगा वो समान कहना है। क्या संबंध होता है, वो समान होता है। तो ये भी सीधा जाएगी, ये भी सीधा जाएगी, समान ऐसे इसी तौर पर जाते रहेगी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और काउंट भी करते होंगे। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो प्यारे बच्चों देखिए कि एक छड़ ले लीजिए, ठीक है, छड़ और छड़ के छाया, तो छाया तो नीचे से होगा, तो छाया, इन दोनों का अनुपात जो है वो 1:√3 है, ठीक है। तो छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1:√3 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो सूर्य देंगे तब ना छाया होता है। तो यहाँ पे सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे लंब का मान आ गया, आधार का मान आ गया। तो लंब आधार किस में आता है, तो लंब आधार टेन थीटा और कॉट थीटा में आता है। तो या तो आप टेन से लीजिए या कॉट से लीजिए, आंसर वही आएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को टेन के हिसाब से ही बना देता हूँ। तो देखिए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप लिख लीजिए एक, तो लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार होता है फॉर्मूला। तो लंब 1 हुआ और आधार हो गया √3, तो 1/√3। तो टेन के किस मान के बराबर है 1/√3, तो टेन के 30 डिग्री के मान। आप लोग याद रखे होंगे कि टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√3। तो इस प्रकार से आप लोगों का 30 डिग्री कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी जो देख रहे हैं आप वो सही आंसर है, टेन 30 डिग्री का है। तो प्यारे बच्चों इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर देखें शुरू से अंत तक, ठीक है। और आप लोगों को अगर इसका आंसर याद है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए पूछ रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बिंदु P लेना है। चलिए ये बिंदु P ले लिए। एक जो है वृत्त है, वृत्त का जो पॉइंट है ना, मिड पॉइंट केंद्र, वो O है, ठीक है। उसमें स्पर्श P से स्पर्श रेखा खींची जाती है जिसका नाम PA और PB है। क्या है, PA और PB है, जो कि स्पर्श रेखा खींचने के बाद 80 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाता है। उसके बाद पूछ रहा है कोण POA बराबर है। देखिए कोण POA बराबर क्या है, तो सबसे पहले इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये 80 डिग्री है, तो 80 तो दो भागों में विभाजित हो गया ना, तो ये 40 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो 40 डिग्री का हो गया, तो इसके बाद ये जो है ये समकोण बना रहे हैं, तो समकोण क्या हो गया 90 डिग्री का। और त्रिभुज जो होता है वो ये तीनों साइड जो देख रहे हैं आप, ये त्रिभुज बनाए, ठीक है। त्रिभुज जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। और इसके बीच समकोण बना और एक कोण बना 40, तो 40 और 90 को जोड़ेंगे तो 130 आ गया। 130 को घटाएंगे 180 से तो 50 आएगा हमारा आंसर। तो 50 देखिए किस में है, तो 50 जो है वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका
सही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इस सेट के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर हमने चर्चा किया। आप लोगों को कितना याद था वो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।